नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे स्टूडियो में डॉक्टर राकेश वर्मा जी, फॉर्मर IAS ऑफिसर आए हुए हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपने मुझे कैसे सर्च किया। मेरा पुराना कोई परिचय नहीं है, आपको मुझ तक पहुँचने की क्या आवश्यकता थी, और अगर आप आए हैं, मुझको सर्च किया है, तो मुझसे कौन से सवाल जानना चाहते हैं। देखते हैं डॉक्टर राकेश वर्मा साहब से कि आपने हमें कैसे सर्च किया। आप पहले जी अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं डॉक्टर राकेश वर्मा। मैं IAS था यूपी कैडर में। 2020 में मैंने लिया इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से। नौकरी छोड़ने के बाद मैं भी थोड़ा सा एक पब्लिक सर्विस में काम करना चाहता था। तो उसी सिलसिले में मैं देख रहा था कि कोई ऐसा चैनल है जो बिल्डिंग बायलॉज या उपभोक्ता जितने हैं उनको ये बताता हो कि अ, अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं या आप मकान खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं, तो कोई ऐसा चैनल है क्या यूट्यूब पे जो ये बताता हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने आपका चैनल ढूंढा और उसमें बहुत ही अच्छी जानकारियां थी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिर मैंने आपको ढूंढा और फिर मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात की जाए और आपके साथ एक सेशन किया जाए, क्योंकि सिंगल वीडियो से ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो डिस्कशन वाले वीडियो होते हैं। आपका स्वागत है सर मेरे स्टूडियो में। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो डिस्कशन के पॉइंट्स हैं वो क्या है, मैं ब्रीफ करूँगा। तो डिस्कशन के पॉइंट्स मेनली तो ये है कि जो नए बिल्डिंग बायलॉज आए हैं 2025, उसको लेके कई भ्रांतियां हैं। तो वो उनके जो सेलिएंट फीचर हैं या उससे उपभोक्ता को क्या फायदा हो रहा है, कैसे एनफोर्समेंट होगा, एक जनरल पब्लिक को क्या अवेयरनेस होनी चाहिए। तो बिल्कुल। इस इन सब विषयों पे मैं आपसे जानना चाहता था, क्योंकि आप वैसे भी इन विषयों पे अपने वीडियो बना रहे हैं। तो हम लोग कुछ एक डिस्कशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहे। स्वागत है सर। तो मैं बिल्डिंग बायलॉज के बारे में पहले ब्रीफ कर देता हूँ। बिल्डिंग बायलॉज 2025 अभी 5 जुलाई 2025 से प्रभावी है पूरे प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में। और हमें लगता है कि पूरे भारत का उत्तर प्रदेश ही ऐसा स्टेट है अब इन बायलॉज को एप्लीकेबल हो जाने के बाद। इससे अच्छे बायलॉज अभी और पहले से चल रहे थे कुछ प्रदेशों में, जैसे गुजरात में था, महाराष्ट्र में था, लेकिन उत्तर प्रदेश भी अब उन दोनों स्टेट्स के बायलॉज से कहीं पीछे नहीं है। तो जो हमारे आम उपभोक्ता हैं, चाहे वो एंड यूजर हों, चाहे बिल्डर्स हों, चाहे डेवलपर्स हों, उन सबके लिए बिल्डिंग बायलॉज में बहुत राहत दी गई है। तो अब बिंदु बार आप पूछना चाहेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बायलॉज हैं, इनको लाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। क्या, क्योंकि कोई भी चीज के पीछे एक मंशा होती है। तो सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है, और कैसे, ये कितना टाइम लगा इसको बनने में, इसमें पब्लिक कंसल्टेशन हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल। देखिए, पिछले 3 साल से इस पर कार्रवाई चल रही है, समितियां बनी हुई हैं और पब्लिक कंसल्टेशन के लिए इसमें आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे। 1 महीने का समय था आपत्ति और सुझाव देने के लिए। जिन लोगों ने, जिन संस्थाओं ने, ग्रुप्स ने, बिल्डर्स ने, क्रेडाई ने जो अपनी आपत्तियां दी, उन पर विचार किया गया और विचार करने के बाद जो जन उपयोगी बिंदु थे उन पे बेस्ट पॉसिबल जो निर्णय हो सकता था वो किए गए और उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। अगर आपको मेरे चैनल के पुराने वीडियोस के बारे में याद हो तो मैंने अपने चैनल पे भी बिल्डिंग बायलॉज 2025 के पहले जो बायलॉज थे उनमें क्या क्या कमी है और इनको बदलने की क्या आवश्यकता है, इसके लिए एक मुहिम चला रखी थी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें लिखा था कि नक्शा कुछ पास होता है और बनाते कुछ और है, आखिर क्यों। वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैं आपके स्क्रीन पर उसका थंबनेल दे रहा हूँ। इसी तरह मैंने एक और वीडियो बनाया था, वो भी मेरे उसी मुहिम का पार्ट था, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से ये अनुरोध किया था कि भाई किसी की जमीन है, उसमें लैंड यूज आपने कुछ ऐसा कर दिया, वो कुछ बना नहीं पा रहा, तो ऐसा क्यों है। उस वीडियो का भी जो थंबनेल है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है, जो टॉपिक था कि लैंड हमारी और लैंड यूज सरकार का आखिर क्यों। तो हमारे इन दोनों वीडियोज और इस मुहिम पर सरकार ने हमारे जो दर्शक थे उनके द्वारा भेजी गई आपत्तियों का संज्ञान लिया है और उस संज्ञान से अब हम देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग बायलॉज 2025 में जो FAR है, कवरेज है और जो
उपयोग के अंदर विभिन्न क्रियाएं अनुबंध की गई हैं। ये मेरी मुहिम का ही पार्ट है, लेकिन मैं इसका क्रेडिट लेके ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ मैंने किया, लेकिन हाँ, एक बड़े काम में एक चीटी का भी थोड़ा सहयोग होता है, उतना सहयोग हम जरूर उतना क्रेडिट लेना चाहेंगे। आपको पता है मेरे वीडियोज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप लोग करते रहते हैं। इसी तरह दूसरी बात है कि जो लैंड यूज सरकार का लैंड हमारी, इस पर भी सरकार ने ध्यान दिया है, मेरे प्रयास से भी और आप लोगों के प्रयास से भी। इसके लिए अब जो बिल्डिंग बायलॉज है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें जॉइनिंग रेगुलेशंस को साथ में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। अब बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हो गई हैं जिनके लिए पहले लैंड यूज चेंज कराना आवश्यक था। लैंड यूज कभी चेंज होता था, सरकार करती थी, कभी नहीं करती थी। अब विकास प्राधिकरण के लेवल पर ही, स्तर पर ही आप उन मूल भूपयोग की क्रियाओं के अतिरिक्त भी कुछ अनुषांगिक क्रियाएं विकास प्राधिकरण स्तर पर भी करा सकते हैं। पहले भी करा सकते थे, लेकिन अब बिल्डिंग बायलॉज में जो जॉइनिंग रेगुलेशंस आए हैं 2025 में, उनमें अब जॉइनिंग रेगुलेशंस के अंदर और क्रियाएं ऐड कर दी गई हैं। प्रभाव शुल्क की गणना के साथ, प्रभाव शुल्क जमा कराने के साथ आप कर सकते हैं, पहले संभव नहीं था। इसके अलावा मेरी अब अगली मुहिम ये है कि आखिर ये बिल्डिंग बायलॉज केवल विकास प्राधिकरणों पर, ये जो अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज है उन पर ही क्यों लागू है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के अंतर्गत 3 विभाग है मुख्य रूप से। नंबर 1 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, और दूसरा है सारे विकास प्राधिकरण जो अर्बन डिपार्टमेंट के विकास प्राधिकरण है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज की बात नहीं हो रही है, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर है। और तीसरा है रेगुलेटेड एरिया, विनियमित क्षेत्र। तो ये जो बायलॉज हैं ये हाउसिंग बोर्ड पर या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद पर लागू हैं, विकास प्राधिकरणों पर लागू है, तो विनियमित क्षेत्र पर आखिर लागू क्यों नहीं किया गया है? इसमें भेदभाव प्रदर्शित हो रहा है सरकार का। तो अब मैं अगली मुहिम चलाने वाला हूं कि इन बायलॉज को विनियमित क्षेत्र पर भी या रेगुलेटेड एरिया पर भी लागू किया जाए, इसके लिए मैंने काम शुरू कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो जो बिल्डिंग बायलॉज जारी करने का जो शासनादेश है, उस शासनादेश की जो प्रतिलिपियां भेजी गई हैं वो विनियमित क्षेत्र के जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको भेजी गई है। आखिर जब आपने विनियमित क्षेत्र के लिए लागू नहीं किया तो वहां कॉपी भेजने की क्या जरूरत थी? नंबर 1 पॉइंट ये भी है जिस पर विचार सरकार करेगी, इसको हम बिंदु उठाएंगे। और जो हमारा ड्राफ्ट था सबसे पहले आया था, उसमें भी बिल्डिंग बायलॉज को रेगुलेटेड एरिया पर लागू नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए बायलॉज बनाया जा रहा है, तो सब पे लागू होना चाहिए। अब मैं इस पे काम करूंगा और उसके बाद मेरा अगला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि ये जो बायलॉज है वो खाली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के इन डिपार्टमेंट्स के अंदर ही क्यों सीमित रह जाए, ये पूरे प्रदेश के जिला पंचायतों पर भी लागू होना चाहिए, छोटी नगर पंचायतों पर भी लागू होना चाहिए, नगर निगम के छोटे कार्यालय, छोटे टाउन है, उन पर भी लागू होना चाहिए। और जो इसका इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल पार्ट है, वही पार्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, ईडा, लीडा, इन सब पर भी लागू होना चाहिए। एक समान बायलॉज होंगे तो पूरे प्रदेश में विकास के गति बढ़ेगी, निवेश का स्कोप बढ़ेगा और आम लोगों के लिए रोजगार नए नए सृजन होंगे और पूरे प्रदेश का विकास इस तेजी से होगा कि प्रदेश हमारा अग्रणी प्रदेश के रूप में पूरे देश में जाना जाएगा। तो मेरा अगला मुहिम रेगुलेटेड एरिया पर यह बायलॉज लागू कराना है और उसके बाद पूरे प्रदेश के समस्त विभागों में यही बायलॉज लागू कराने का है। आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं इस पे आगे बढ़ पाऊंगा। आपने देखा होगा कि इस बायलॉज में जब आपत्ति और सुझाव मांगी गई थी तो मैंने एक आपत्ति को उठाया था जिसमें यह था कि रेजिडेंशियल में मैक्सिमम एफएआर मल्टी यूनिट के लिए 2 ही अनुबंध किया गया था। आखिर जब आप मल्टी यूनिट के लिए 17.5 मीटर हाइट स्टील के साथ अनुबंध कर रहे हो तो 17.5 मीटर तो अचीव ही नहीं होगी 2 एफएआर में। 2 एफएआर में तो 4 मंजिल से पूरा अचीव हो जाएगा, एफएआर ही खत्म हो जाएगा। तो 17.5 मंजिल में तो 5 फ्लोर्स बन जाएंगे। भाई 17.5 मीटर किया, स्टील को निकाल दो, 15 मीटर बच रहा है। तो 15 मीटर में जब 5 फ्लोर बन सकते हैं और 2 एफएआर तो 3 या 4 मंजिल में ही खत्म हो जाएगा, तो रिलेवेंट नहीं था, मिसमैच था। इसके लिए भी मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था और पूरा डिटेल कैलकुलेशन के साथ वो वीडियो बनाया था। आप उसका थंबनेल स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपका उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा था हमारे दर्शकों का और मेरे उस वीडियो की वजह से कई हजार आपत्तियां शासन को प्राप्त हुई और उन आपत्तियों पर सरकार ने संज्ञान लिया। और आपको जानकर खुशी होगी कि अब बिल्डिंग बायलॉज में मल्टी यूनिट के लिए विभिन्न कैटेगरी में अधिकतम एफआर 2 से बढ़ाकर 2.5 कर दिया गया है।
ये मैं अपनी जीत नहीं बता रहा हूं, लेकिन अपने दर्शकों का सहयोग का ये एक बड़ा जीत जरूर है, क्योंकि आप अगर सहयोग नहीं करते तो मैं इसमें सफल नहीं हो पाता। हालांकि और संस्थानों ने भी सहयोग किया, बिल्कुल मैं पूरा क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, लेकिन प्रयास में जो भीड़ के साथ है उसका भी क्रेडिट है, घर से बाहर निकल के आए। पूछते हैं सर से कि आप और अगला क्या जानना चाहते हैं। देखिए, एक ये दर्शकों को ये भी बताने की जरूरत है कि ये विनियमित क्षेत्र या रेगुलेटेड एरिया होता क्या है, क्योंकि रेगुलेटेड एरिया वहां होता है जहां पे विकास प्राधिकरण नहीं होता है, मोटा मोटा तो यही सत्य है। और आपकी जो मुहिम है उसमें ये है कि वहां पे डेवलपमेंट जो है वो क्यों नहीं रेगुलेटेड हो, क्यों जो है ऑर्गेनाइज्ड ना हो। तो इसीलिए आप ये मुहिम चला रहे हैं कि रेगुलेटेड एरिया में भी चीजें ठीक हो। बिल्कुल। जैसे बनारस जो है वो क्या रेगुलेटेड एरिया है? नहीं, बनारस विकास प्राधिकरण बनारस विकास प्राधिकरण है, लेकिन जैसे आसपास है वहां विनियमित क्षेत्र होगा ही होगा। बिल्कुल, जैसे बाराबंकी है, सीतापुर है, हरदोई है, ये सब विनियमित क्षेत्र है, उन्नाव में तो डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो एक्चुअली होता ये है कि जब एक शहर डेवलप होता है तो उसके आसपास भी वो डेवलपमेंट एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो जो लोग इलीगल या मतलब लीगल के परे काम करना चाहते हैं वो अपने आप को शहर से बाहर ले जाके रेगुलेटेड एरिया में करना शुरू करेंगे। तो आपकी मुहिम यही है कि पूरा एक कंप्लीट डेवलपमेंट हो, जैसे एनसीआर है या मतलब ऐसे ही एक हब है जो सिटीज के हैं उसके आसपास भी रेगुलेटेड एरियाज हैं, तो उनमें भी एक प्लान्ड डेवलपमेंट। बिल्कुल आपने सही समझा सर। मैं बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में मुख्य रूप से दो तरह के क्षेत्र होते हैं। नंबर एक जिनको कहते हैं प्लानिंग एरिया, नंबर दो जिनको कहते हैं अदर देन प्लानिंग एरिया के बाहर के क्षेत्र। तो प्लानिंग एरिया वो होते हैं जहां पर महायोजना या मास्टर प्लान लागू होता है, जैसे कि जो भी विकास प्राधिकरण है उसके अंदर मास्टर प्लान लागू है तो वो प्लानिंग एरिया हो गया। और जो हमारे विनियमित क्षेत्र है या रेगुलेटेड एरिया उसमें भी मास्टर प्लान लागू होता है, वो भी प्लानिंग एरिया है। और प्लानिंग एरिया के बाहर के जो क्षेत्र हैं जैसे जिला पंचायत के क्षेत्र हैं वो नॉन प्लानिंग एरिया है। तो मेरा मुहिम का मतलब ये है, रेगुलेटेड एरिया के लिए जो पहला मुहिम है कि विकास प्राधिकरण में जो बायलॉज हैं वही बायलॉज रेगुलेटेड एरिया में होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही प्लानिंग एरिया है। तो प्लानिंग एरिया के अंदर भेदभाव क्यों है? और लगे हुए क्षेत्र हैं, जैसे लखनऊ से लगा हुआ बाराबंकी है, सीतापुर है, तो यहाँ पर भी वही बायलॉज क्यों नहीं हो रहे, जबकि शहर बढ़ता जा रहा सीतापुर की तरफ, बाराबंकी की तरफ, दोनों के बायलॉज में अंतर क्यों है? एक बात। दूसरी बात ये है, प्लानिंग एरिया का मतलब ये होता है कि जहां सरकार ने पहले से तय कर दिया कि इस जमीन पे मकान बनेगा तो मकान ही बनेगा, दुकान बनेगी तो दुकान ही बनेगा, लैंड यूज निर्धारित है, आपको बस वही फॉलो करना है। नॉन प्लानिंग एरिया ये होता है जहां लैंड यूज निर्धारित नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं है, आप जो चाहोगे वो सरकार करने देगी। उसके कुछ और चीजें हैं, कृषि को गैर कृषक कराना पड़ेगा धारा 80 के अंतर्गत, फिर आप जो क्रिया मांगोगे वो मिल जाएगी। हाँ, वहां भी ये देखा जाता है कि अप्रोच मार्ग प्रॉपर हो, प्रदूषण वाली कोई फैक्ट्री है उसके पास रेजिडेंशियल हॉस्पिटल ना बनाने दिया जाए, ये सब मानक वहां भी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं पूरे प्रदेश में ही एक समान क्यों नहीं होना चाहिए? अगर बाराबंकी में कोई प्रदूषण वाली फैक्ट्री है तो लखनऊ में उसका धुआं क्यों आना चाहिए? 100 किलोमीटर धुआं जाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, वहां पे क्यों नहीं इसका नियंत्रण होना चाहिए? तो अगर पूरे प्रदेश का समेकित कंप्रेहेंसिव विकास करना है और एक जैसी प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले रेगुलेटेड एरिया में भी वही बायलॉज लागू होने चाहिए जो विकास प्राधिकरणों में है, और फिर पंचायतों, जिला पंचायतों में भी, पूरे प्रदेश के समस्त उन रेगुलेटर्स के पास, उन कार्यालयों में भी यही बायलॉज लागू होने चाहिए। कोई भी हो सकता है इसको भी संशोधन सरकार करना चाहे तो कर दे, लेकिन एक रूपता होनी आवश्यक है। तो ये बताइए कि जो रेगुलेटेड एरिया है उसका डिपार्टमेंट क्या अलग है और अर्बन बॉडीज का अलग है, क्या है? दोनों अलग अलग हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है, या क्या रीजन आप समझते हैं? सर, डिपार्टमेंट बिल्कुल एक ही है, कोई अलग नहीं है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के अंदर विकास प्राधिकरण भी है, हाउसिंग बोर्ड भी है और रेगुलेटेड एरिया भी है। लेकिन रेगुलेटेड एरिया अभी भी रेगुलेशंस ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 से गवर्न हो रहे हैं, जबकि जो विकास प्राधिकरण है और हाउसिंग बोर्ड है वो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 से गवर्न हो रहे हैं। तो ये भेदभाव क्यों है भाई? वहां पर आपको कम एफआईआर दे रहे हो, कम कवरेज दे रहे हो, रेगुलेटेड एरिया में यहाँ ज्यादा दे रहे हो, दोनों मिले हुए क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, एक ही जैसा हो रहा। एक ही विभाग है, एक ही मंत्रालय है,
तो दो दो एक्ट लगाने की क्या जरूरत है, जिसमें पब्लिक को ज्यादा लाभ हो और समाज का ज्यादा सुनियोजित विकास हो, प्रदूषण दूर रहे, ग्रीनरी बढ़े। ऐसा बायलॉ चुन के पूरे प्रदेश में लागू कर दो। हो सकता है आपको लग रहा हो कि बिल्डिंग बायलॉ 2025 में और सुधार किए जा सकते हैं, तो और हाँ, तो सुधार कर लें। हाँ, जो मानक बने वो पूरे प्रदेश के सभी जिला पंचायतों में, सभी रेगुलेटेड एरिया में, सभी विकास प्राधिकरणों में, सभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर एक समान होने चाहिए। ये मेरा मत है और इस पर मैं काम करता ही रहूंगा। आप दर्शकों से अनुरोध है कि मेरा सहयोग करते रहें, मैं कोशिश करता रहूंगा कि ये सफल हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको समय दिया, बुलाया उसका। सर धन्यवाद। आपने मुझे सर्च किया तो मुझे ये मौका मिला कि आप मेरे स्टूडियो में आए, और मैं आपका आभारी हूं कि आपने अपना समय दिया और मेरे सहयोग जो विकास के लिए मैं कर रहा हूं, सरकार में जो कमियां हैं उनको नियमों के अंतर्गत परिवर्तन कराने की जो मुहिम है, उसमें जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो आशा आपसे करेंगे, आप मेरा सहयोग करते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहूंगा। मेरा चैनल है अकाउंटेबल इंडिया, अभी मैंने हाल ही में शुरू किया है, तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा उसमें कि आप आएं और हम लोग एक डिस्कशन करें ये जो नए बायलॉज आए हैं इनके ऊपर, और इससे दर्शकों को एक लाभ मिलेगा, एक नया को सूचना मिलेगी, कुछ ये देखने को मिलेगा कि कैसे हम प्लॉट, जमीन या नक्शा पास कराने में क्या सुविधाएं हैं, फ्लैट खरीदते वक्त क्या दिक्कतें आती हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। आपने हमें पॉडकास्ट में बुलाया, आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और जब आप समय निर्धारित करेंगे मैं आपके स्टूडियो में आ जाऊंगा और इस पर काम करूंगा। और मैं उस पॉडकास्ट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। हालांकि ये वीडियो तो अभी जल्दी पब्लिश हो जाएगा, पॉडकास्ट बाद में होगा, लेकिन जब भी पॉडकास्ट मेरे पास आ जाएगा, आप जब पब्लिश अपने चैनल पर करेंगे, मैं उसका लिंक उस समय अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस पॉडकास्ट को देखकर भी काफी और नए नियम मैं उसमें बताऊंगा, वो भी आप जान पाएंगे। बिल्डिंग वाला उसका पूरा एलोब्रेशन कर दूंगा कि 100 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर या औद्योगिक और अन्य ग्रुप हाउसिंग भूखंडों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं।